दोस्तों, दर्शकों, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से दरिंदगी का मामला जब सामने आया तो पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा और यह गुस्सा आज भी है। इस कांड का आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन एक और शख्स है जिसका नाम इस केस में बार बार सामने आ रहा है, बार बार उछल रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस शख्स की भूमिका और करतूत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह शख्स कोलकाता पुलिस की जांच के फंदे से बच तो गया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा तो शख्स के बुरे दिन शुरू हो गए। और यह शख्स कोई और नहीं, यह शख्स उसी कॉलेज का प्रिंसिपल है जिसका नाम है संदीप घोष, जिसे इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु बताया जा रहा है, जिसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। आज छठे दिन पूछताछ के लिए संदीप घोष को सीबीआई के दफ्तर ले जाया गया। माना जा रहा है कि सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने जा रही है। टेस्ट के पीछे सीबीआई की दलील यह है कि संदीप के कई बयानों में विरोधाभास पाया जा रहा है। वो हर बार अपने बयान बदल रहा है। वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो झूठ बोलता है और बहुत कुछ बातें छिपा लेता है, जिसे वेरीफाई करने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए कोर्ट की मंजूरी भी सीबीआई को लेनी होगी। लेकिन कौन है ये संदीप घोष, जिसे असल में इस मामले का घोष बताया जा रहा है? संदीप घोष पर इस मामले में कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। संदीप घोष पर आरोप है कि उसने पीड़िता की मौत को किसी जांच से पहले ही आत्महत्या बता दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कथित तौर पर पीड़िता का चेहरा और पहचान भी लोगों के सामने उजागर किया। आरजीकर हॉस्पिटल में घटी घटना के 3 दिन बाद संदीप घोष ने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य महकमे ने दरियादिली दिखाते हुए संदीप को एक दूसरे अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया। यह कैसे संभव हो पाया? यह रिश्ता क्या कहलाता है? इसके बाद जब मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने संदीप की भूमिका को लेकर सवाल पूछे थे। इसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संदीप को छुट्टी पर भेजने का निर्देश सरकार को दिया, जिसके बाद से संदीप को लंबी छुट्टी पर भेजा गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी संदीप घोष की प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्ति ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। आखिर संदीप को कौन बचाने में लगा रहा और संदीप को क्यों बचाया जा रहा था? क्या संदीप का रसूख इतना बड़ा है कि ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी जैसी घटना के बाद भी उस पर सख्त एक्शन लेने से सरकार बचती रही? संदीप घोष से जुड़े विवादों की बात करें, लेकिन उससे पहले जरा संदीप घोष का जन्म कुंडली देख लीजिए, जो आरजी कॉलेज से जुड़ा हुआ है। आरजी कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक के पद का सफर क्या रहा है? कब कब ये खबरों में आया? बताया जाता है कि संदीप घोष का जन्म कोलकाता के करीब ही हुआ, लेकिन इसने पढ़ाई के लिए मेडिकल का रास्ता अख्तियार किया। उसके लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उसने 1994 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली, यानी कि पढ़ाई भी इसने इसी कॉलेज में की थी। इसके बाद नौकरी करते हुए कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना, जहां से वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बन गया। संदीप घोष ऑर्थोपेडिक्स का सर्जन है। आप इसे हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पर समझ सकते हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में प्रिंसिपल बनने के बाद संदीप पर कई बार आरोप लगे, लेकिन संदीप की कहा जाता है कि सरकार में बहुत अच्छी पकड़ है। इसकी वजह से संदीप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बताया जाता है कि संदीप की टीएमसी में भी अच्छी पैठ है और यही वजह है कि उसके खिलाफ की जाने वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अगर हुई भी तो उसे वापस लेना पड़ा, यह भी दावे किए जाते हैं। 2021 में ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त किया गया। 31 मई 2023 डॉक्टर घोष को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर के रूप में ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ, लेकिन अपने रसूख के दम पर घोष ने यह आदेश रुकवा दिया। इसके लिए घोष ने खुद को प्रिंसिपल के दफ्तर में 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक बंद रखा। 2 दिन तक खुद को कमरे में इसने कैद कर लिया था ताकि इसका ट्रांसफर ना हो। 12 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष को ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर के रूप में एक बार फिर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया और एक बार फिर घोष ने इस आदेश को पलटवा दिया।
घोष इस अस्पताल से नाता नहीं तोड़ना चाहता था, तो क्या संदीप घोष अस्पताल में कोई बड़ा रैकेट चला रहा था जिसे उस ट्रेनी डॉक्टर ने पकड़ लिया था, या वो ट्रेनी डॉक्टर इसके रैकेट के बारे में जान गई? कहा जाता है कि 12 अगस्त 2024 को घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में ट्रांसफर किया गया, लेकिन छात्रों के विरोध के कारण सीएनएमसी में चार्ज ये नहीं ले पाए। और ये जो छात्रों का विरोध था, सो कॉल्ड विरोध, ये भी संदीप घोष के कहने पर किया गया था, यह भी बताया जा रहा है। यानी एक एक करके इस डॉक्टर की काली करतूत का खुलासा शुरू हो गया है। अब तक संदीप घोष के रसूख की वजह से चुपचाप बैठे लोग खुलकर इसके सामने आ रहे हैं। इन्हीं लोगों में से एक है डॉक्टर अख्तर अली। डॉक्टर अख्तर अली फिलहाल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात है, और जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं यही है वो डॉक्टर अख्तर अली। एक समय में संदीप घोष के मातहत हुआ करते थे, यानी उनके साथ काम करने वाले। यानी डॉक्टर अली आरजी मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, और डॉक्टर अली ने ही सबसे पहले संदीप घोष के खिलाफ अनियमितता का मामला उठाया था, जिस पर एक्शन लेते हुए संदीप घोष का ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन यह बात अलग है कि संदीप घोष ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर रुकवा दिया। और करप्शन और रसूख को लेकर क्या आरोप डॉक्टर अली के हैं, पहले आप वो सुनिए, फिर बाकी के खुलासे संदीप घोष को लेकर। ये उनके करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है, वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं, फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का। तो आपने सुना, अली कह रहे हैं संदीप घोष का बहुत बड़ा नेक्सस है। क्या इस नेक्सस के बारे में उस ट्रेनी डॉक्टर को पता चल गया था? अली ने आरोप लगाया कि वो परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों से पैसे लेकर उसे पास करा दिया करते थे, उस छात्र को जो फेल हो जाता था। कई छात्र इस घोटाले का शिकार हुए। कई बार तो यह भी सामने आया कि जानबूझकर छात्रों को फेल किया जाता था, फिर पास कराने के नाम पर पैसे लिए जाते थे। उन्होंने कहा कि घोष के पास इतनी पावर थी कि कई शिकायतों के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अली कहते हैं कि उसका मजबूत नेक्सस था, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ नहीं हुआ। मैंने काफी समय तक वहां काम किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने घोष के खिलाफ शिकायत की तो मुझे टारगेट किया गया, यहां तक कि मेरा ही तबादला कर दिया गया। ये बहुत सारे, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है। इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। देखिए, ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी पीएल हुआ था। बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ये तो समझ में आता है क्योंकि दो मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। ट्रांसफर क्योंकि मैंने इनका पर्दाफाश किया था, इनको एक्सपोज किया था, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर इन्होंने करवाया। लेकिन देखिए, ट्रांसफर एक चीज है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो ही सकता है, उससे मैं घबराया नहीं हूं, न परेशान हूं। अख्तर अली की माने तो संदीप घोष इस अस्पताल में माफिया के तौर पर काम करते हैं। बकौल अख्तर अली आरजी कर हॉस्पिटल से पैसे कमाने के लिए संदीप घोष ने बांग्लादेश से कनेक्शन जोड़ा और वहां तक तस्करी के जरिए सामान भिजवाने की शुरुआत की। आपको सुनवाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। कहाँ जाती थी ये नहीं पता, लेकिन वो इससे
बेनिफिटेड होते थे, कुछ करते थे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लेन हुआ था। अगर आप खोज करेंगे तो नेशनल कमीशन का पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट में भी पीआईएल हुआ था। देखिए, मैंने जब उसकी फोटो टीवी में और वीडियो देखा तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। देखिए, मैंने कोर्ट को फाइल किया करप्शन और ये जो स्कैम है इसके अगेंस्ट में, और आज हाई कोर्ट ने उसको रजिस्टर भी कर लिया। कल एडमिशन हियरिंग है। हाँ, मैंने सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करने के लिए कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस संदीप घोष चला रहे, इसको तोड़ना, एक्सपोज करना जरूरी है। ये भविष्य के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए, ये देश के हित में होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल से कनेक्टेड तो नहीं है? देखिए, ये मैं चाहता हूँ पर्दा। कहा जाता है कि लावारिस शवों का सौदा भी संदीप घोष कर लिया करता था पैसे की लालच में। इसलिए अभया कांड को लेकर संदीप घोष से इंडिया डेली 10 सवाल पूछना चाहता है। पहला सवाल यह कि क्या अभया कांड की जानकारी संदीप घोष को हो चुकी थी, या अभया कुछ जानती थी संदीप घोष के बारे में? बिना जांच के रेप और हत्या को आत्महत्या क्यों बताया गया? क्योंकि इस कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष था और संदीप घोष की तरफ से ही तमाम जानकारी दी जा रही थी। पुलिस को जानकारी और त्वरित एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? चौथा सवाल यह कि संदीप घोष क्या संजय रॉय को बचा रहा था, और अगर संजय रॉय को संदीप घोष बचा रहा था तो संजय रॉय और संदीप घोष में क्या कनेक्शन है? ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, क्या नेक्सस चला रहे थे, या इनके साथ कई और लोग शामिल हैं? छठा सवाल यह कि पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ, त्वरित पूछताछ क्यों नहीं की? कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सातवां बड़ा सवाल यह कि अस्पताल में मौकाए वारदात पर अचानक से रिनोवेशन का काम किसके कहने पर शुरू कराया गया? क्या संदीप घोष के इशारे पर एविडेंस नष्ट किए गए? संदीप घोष ने सबूतों से छेड़छाड़ और उसे नष्ट करने की कोशिश की? सवाल यह भी है, क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में उस एरिया को टेम्पर किया गया जहां यह वारदात हुई थी, उससे केस कमजोर हुआ। नौवां सवाल, संदीप घोष पुलिस से किसे और क्यों बचा रहा था प्राइम एफएसआई में? और 10वां और सबसे बड़ा सवाल, क्या संदीप घोष को पता है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है और वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? 2 लाइन में पढ़ना चाहता हूं दर्शकों। ये दिखावे की हमदर्दियां जम जाएंगी, पोंछना मत मेरे आंसू, उंगलियां जल जाएंगी। और ये शेर स्याह सच है महिलाओं से जुड़े अपराध और उन अपराधों पर होने वाले सियासत की, क्योंकि दिल्ली की निर्भया से लेकर कोलकाता की अभया तक हंगामा, शोर शराबा और बयानबाजी से आगे बढ़कर सियासत में संवेदना के नाम पर कुछ और नहीं देखने को मिलता। और अगर वाकई होता तो अजमेर कांड के गुनहगारों को सजा मिलने में 32 साल का वक्त नहीं लगता। इस देश में 100 लड़कियों से गैंगरेप का मामला, 32 साल तक न्याय का इंतजार और फिर उम्र कैद की सजा। सजा भी ऐसे जिसे पूरी करने के लिए चंद सालों की मियाद बची। यह मुश्किल महिलाओं की नहीं है दोस्तों, यह देश की है, जिसे लगता है कि सियासत, सरकार और सिस्टम जिस पर वो भरोसा करता है, कम से कम उनकी बहन बेटियों की हिफाजत के मामलों में उनके साथ इंसाफ करेगा। लेकिन अफसोसनाक यह है कि चेहरा बदल जाता है, शहर बदल जाता है, गुनाह का तरीका बदल जाता है, साल बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, लेकिन हालात और तस्वीर नहीं बदलते हैं। और तस्वीर बदलेगी भी तो आखिर कैसे, जब हम महिलाओं से जुड़े गुनाहों को लेकर अपने नजरिए में फर्क कर लेते हो। जब महिलाओं के साथ होने वाली कोई भी वारदात सियासी चश्मे से देखी जाने लगेगी, तो महिलाओं से इंसाफ कैसे होगा? मणिपुर का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, यूपी का मामला हो, या फिर बदलापुर का मामला, या फिर बिहार का मामला, हर बार तो यही होता है कि सियासत में विरोध भी अपनी सुविधा के हिसाब से किया जाता है।
विरोध अपने वोट बैंक को देखकर किया जाता है, विरोध अपनी सरकार को देखकर किया जाता है। फिर चाहे वो कांग्रेस करे, टीएमसी करे, बीजेपी करे, कोई और दूसरी पार्टी क्यों ना करे। आलम यह है कि रेप जैसे गंभीर मामलों में भी विरोध सरकार और दलों को देखकर किया जाता है। यूपी में बीजेपी की सरकार है तो पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरकर एक साथ विरोध करेगा, विरोध में बयान देगा। लेकिन अगर अपने साथियों की सरकार का मामला होगा तो पार्टियां खामोश हो जाएंगी। पार्टियां यह भी नहीं सोचती हैं कि सत्ता और ताकत उनके पास होता है, सिस्टम उनके इशारे पर चलता है। ऐसे में उनकी एक बड़ी पहल ऐसे मामलों में उनकी सख्ती और सक्रियता न केवल इन अपराधों पर लगाम लगाने में कामयाबी दिला सकती है, बल्कि अपराधियों के लिहाज से, उनको सलाखों के पीछे लिहाज से ये फैसले नजीर बन सकते हैं। लेकिन बहस, चर्चाओं में अफसोस, आश्वासन, अपनी अपनी सरकार के बचाव में तर्क देने के बाद सारे नेता भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि महिला अपराध के साथ ये रक्त बीज फिर से समाज में खड़े होते हैं। सियासत, सिस्टम, सरकार के साथ समाज के सामने सवाल छोड़ जाते हैं। सियासत कैसे कोलकाता के इस जघन्य कांड को देख रही है, इसकी बानगी भी आपको दिखाते और बताते भी हैं। अब आपको बताते हैं कैसे इस कांड के बाद बंगाल की सरकार जब सियासत के निशाने पर आई तो उस पर सवाल खड़े शुरू होने हुए। तो किस तरह से टीएमसी के नेताओं की जुबान पर जहर पसरने लगा और वो इंसाफ मांग रहे लोगों पर सवाल उठाने के साथ ही लड़कियों के चरित्र हनन पर भी उतर आए। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद अरूप घोष ने कहा है कि आंदोलन के नाम पर आप घर जा सकते हैं या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हैं, लेकिन आपकी हड़ताल की वजह से किसी मरीज की मौत होती है और जनता का गुस्सा आप पर फूटता है तो हम नहीं बचा पाएंगे। क्या कह रहे हैं ये कि आंदोलन का बहाना बनाकर लड़के लड़कियां ऐश कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। क्या ये नजरिया है किसी आंदोलन को लेकर? वह एक दूसरे नेता माजिद मेनन कहते हैं कि इस मसले पर भाजपा राजनीति कर रही है। उनका सुझाव है कि महिलाएं रात में ड्यूटी ना करें। वैसे इसका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महिलाओं को चाहिए कि वो देर रात बाहर ना जाया करें, हो सके तो ड्यूटी से बचने की कोशिश करें। यह किस तरह की मानसिकता है? एक और टीएमसी नेता ने तो ममता बनर्जी पर उंगली उठाने वालों को सीधी सीधी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर उनके लिए अपशब्द कह रहे हैं, जो लोग बंगाल की सीएम पर उंगली उठा रहे हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, उन उंगलियों को पहचानना होगा और उन्हें तोड़ने का इंतजाम करना होगा। यह है उदयन गुहा, ये भी टीएमसी के नेता। यकीनन जिस तरह से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर की जिंदगी, उसके सपनों को रौंद दिया गया, उससे समाज, सियासत, उसने सभी को चौकन्ना किया इस घटना ने। यही वजह है कि इंसाफ की मांग न केवल समाज के भीतर से उठ रही है, बल्कि राजनेता भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ सरकार। Resignation. We want resignation of Mamata Banerjee. She should quit from her chair. She lost her credibility. टीएमसी के नेता भले ही सरकार को बचाने में लगे हों, लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी इसे लेकर बहुत हमलावर है। और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से जिस तरह से संदेश खाली का मामला सामने आया था और बीजेपी ने इसे लेकर टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए थे, उसके बाद ममता सरकार बैकफुट पर थी। यह बात अलग है कि टीएमसी नेताओं ने इसे बीजेपी नेताओं की साजिश करार दिया था। लेकिन अब कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में एक बार फिर बीजेपी को महिलाओं के खिलाफ बंगाल सरकार के लचर रवैये को लेकर सवाल उठाने का मौका दिया है, जिसका नतीजा यह है कि बीजेपी नेता सड़क पर उतर रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल एक ही डिमांड है, जस्टिस। अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। जो ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, जो ममता बनर्जी यहाँ का होम मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का पुलिस का मिनिस्टर है, इसमें यही खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया। हम लोग चाहते हैं जस्टिस दो, नहीं तो रिजाइन दो।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं किया, कल पूरा बता ही दिया। इसलिए आरजीकर में उन्होंने पुलिस को हटा के उन्होंने सीआईएसएफ दिया है। तो इसका तो सामने आ गया है कि बंगाल पुलिस, बंगाल का सरकार को सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए पुलिस को एक ही रिक्वेस्ट है कि पुलिस को जो भी जितना एविडेंस है उसको सीबीआई के हाथ में देना चाहिए, लेकिन पुलिस उल्टा कर रहा है। जितना जो एविडेंस जहां पे है उसको तोड़फोड़ कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने थोड़ी देर पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। परिवार से मिलने के बाद बोस ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद परिवार ने उनसे राज्यपाल से क्या डिमांड की है। आइए सुनते हैं। And their sentiments. They have told me certain things. I would keep it in confidential now, based on what they told me, based on the information which I have from other sources. I will today, as a first step, write a letter and send a sealed cover to the Chief Minister. इस मामले में जिस तरह से राजनीति की जा रही है उससे इस मामले पर इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध में हमारे राजनेता एक मंच पर नहीं आ सकते, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते, एक लाइन पर नहीं आ सकते, तो ये देश का दुर्भाग्य, समाज का दुर्भाग्य है। लेकिन एक बात तो तय है, इस घटना के बाद पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है और ये बात राजनेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को समझनी होगी। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डे।